लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की रामगढ़ पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान कोठार चौक पर नीति नवीन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद छतर मांडू स्थित दुर्गा मंडप के समीप और चितरपुर ओवरब्रिज के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा, बैनर, फूल मालाओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। मौके पर सांसद मनीष जायसवाल, विधायक रोशन लाल चौधरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। कार्यकर्ता आगामी चुनावों को लेकर उत्साहित है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि अगली बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय है। रामगढ़ की इस पावन धरती पर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन जी का आगमन हुआ। इसमें कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और पूरे रामगढ़ के कार्यकर्ता, नेता से कार्यकर्ता तक गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और ये उत्साह है, जुनून है और ये आगाज है। आगे इस भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार झारखंड में बनना तय है। विश्व की सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष अगर कहीं पर भी आएंगे तो उत्साह तो चरम पर रहेगा। यार आप ये उत्साह देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम लोग उनके स्वागत के लिए बेचैन दिखे। पूरे झारखंड के कार्यकर्ता उत्साहित हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से और पूरा झारखंड में उत्साह का माहौल। और आज अभी रामगढ़ के इस निर्मल महतो चौक में उनका स्वागत हुआ। रामगढ़ जिला के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी अति उत्साहित है और उनके आने से मां छिन्नमस्तिके की धरती पर कार्यकर्ताओं में नए ऊर्जा का संचार हुआ है और आने वाले समय में संगठन का मजबूती होगा और पूरे झारखंड में भगवा लहरेगा। देख सकते हैं यहाँ कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद हैं और उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। छतर मांडू के दुर्गा मंडप और चितरपुर ओवरब्रिज के पास भी उनका यहाँ पर अभिनंदन किया जाना है। सीधे हम बात करें, कैसा लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं? ये झारखंड के लिए ऐतिहासिक का क्षण है और खास करके रामगढ़ जिला के लिए ऐतिहासिक क्षण है और बहुत भव्य इनका स्वागत हुआ है और यह झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकेत है। महिलाएं कुछ है, कैसा लग रहा है? काफी उत्साहित है और बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग की पावन धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ है। तो आप देख सकते हैं लगातार कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। कार्यकर्ता यहाँ झंडे, बैनर के साथ पहुंचे हुए हैं और सुबह 7 बजे ठीक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगढ़ पहुंच गए हैं। कोठार चौक पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और वहीं रामगढ़ के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन बोकारो पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गुलदस्तों के साथ उनका अभिनंदन किया। नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर नीति नवीन का विशेष स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको सामने रख रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए जय जोहार सभी को कहा और गाड़ी से उतरकर एक एक कार्यकर्ता से उन्होंने मुलाकात की। सर, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? अध्यक्ष जी, सबको जय जोहार, सबको जय जोहार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं और बोकारो को भली भांति जानते हैं, वो झारखंड को भी जानते हैं। एकीकृत बिहार के समय से वो विधायक रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में बहुत ही ऊर्जा का संचार होगा और जिस तरह से उनके कदम पड़ते ही बंगाल विजय हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड में उनके कदम पड़े हैं। हम आने वाले समय में बोकारो विजय भी करेंगे और झारखंड विजय भी करेंगे। विशेष करके उनका आगमन ज्यादा ऊर्जा इसलिए दिया है क्योंकि मौसी का घर है यहाँ पर और वो पिछले 2 महीना तक यहाँ पे अपना प्रवास करके समय बिता चुके हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं का कमी को भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमजोरी को भी जानते हैं और मजबूती पक्ष को भी जानते हैं और जो डॉक्टर बीमारी को अच्छा से पकड़ लेता है वो बेहतर इलाज भी करता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार झारखंड की धरती में आ रही है, इसीलिए हम लोग दिल के मतलब गहराई से उसको आभार व्यक्त कर रहा हूँ
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड में आ रहा है। हम लोग उसके स्वागत में लगे हुए हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना ही एक बड़ी बात है। संगठन के दृष्टिकोण से संगठन में सर्वोपरि होता है भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आ रहे हैं बोकारो में तो संगठन क्या, हम लोग पूरा ऊर्जावान है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला यह कार्यक्रम, उनका आना हम सबों के लिए संगठन को एक नई ऊर्जा, और हम सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल उससे बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार होगा। और वहीं झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया के बीच उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस और रोमांच बढ़ाता जा रहा है। अब तक मुख्य रूप से 5 नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदा, जिससे कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। जेएमएम की ओर से वैजनाथ राम, कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया जा गया है। गौरव वल्लभ ने भी नामांकन पत्र खरीदकर राजनीतिक समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा परिमल नथवानी और विजय साई रेड्डी ने भी पर्चा खरीदा। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में सभी की निगाहें बीजेपी के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। राज्यसभा के दोनों सीटों में जीत के लिए गठबंधन के पास आंकड़े हैं, ये हम सभी जानते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी ओर से एक प्रत्याशी दिया है, कांग्रेस ने भी एक प्रत्याशी दिया है। अब सभी संभावनाएं सिर्फ व्यक्त कर रहे हैं। कल नामांकन की अंतिम तिथि है, 11 तारीख को विड्रॉवल की अंतिम तिथि है, और तब तक ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि सरकार के गठबंधन, इंडिया गठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी होंगे और दोनों उच्च सदन में जाएंगे। लोगों को एक करारा तमाचा है जो परिवारवाद का आरोप लगाते थे। एक मिसाल कायम की हेमंत सोरेन जी ने, और इनकी जीत, जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं वैजनाथ राम जी, उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है, औपचारिकताएं बाकी हैं। अब आगे जो दूसरा कैंडिडेट होगा वो कौन जीतेगा, गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका गणित क्या होगा, कैसे वोटों का अंक गणित किस पक्ष में जाना चाहिए, उसकी गिनती, उसका कैलकुलेशन हो रहा है। कांग्रेस और जेएमएम ने एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का खुलासा नहीं किया है, तो अभी इसके लिए समय है। क्योंकि ये आज तो 7 ही तारीख है, नॉमिनेशन का अंतिम दिन 8 है, तो इसी स्थिति में आज संडे भी है, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी या समर्थित प्रत्याशी 8 तारीख को नॉमिनेशन करेगी। और वहीं राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव लगातार दिलचस्प होते जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून है और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरी दिन कितने प्रत्याशी विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करते हैं। राज्यसभा चुनाव के नियमों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ विधानसभा के कुल सदस्यों के 10% प्रस्तावकों के हस्ताक्षर जमा करने होते हैं। झारखंड विधानसभा की वर्तमान संख्या के हिसाब से ये आंकड़ा 9 विधायकों के हस्ताक्षर का बनता है। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कम से कम 10 विधायकों के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर अनिवार्य है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरी दिन क्या स्थितियां बनती हैं, क्योंकि दिलचस्प मोड़ दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने पर्चा खरीद लिया है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। 2 सीटों के लिए सियासी गुड़ा भाग चल रहा है। लगातार जोड़ तोड़ की खबरें आ रही हैं। पार्टी प्रत्याशी को 9 विधायक की जरूरत है। 10 विधायकों के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर निर्दलीय उम्मीदवार के लिए होना चाहिए। तो ऐसे में देखना होगा कि 8 तारीख को कौन कौन चुनावी मैदान में होता है। उससे पहले यानी कि कल का दिन बेहद अहम होगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प यानी रोचक होने जा रहा है। आपको बता दें कि 2 सीटों के लिए अभी तक
कुल 6 लोगों ने पर्चा खरीदा है। मुख्य रूप से पर्चा 5 लोगों ने खरीदा है, जिसमें अधिकृत प्रत्याशी पार्टी की ओर से कुल 2 लोग हैं। जेएमएम से बैद्यनाथ राम ने पर्चा खरीदा है, तो आपको कांग्रेस की ओर से प्रणब झा ने पर्चा खरीदा है। लेकिन गौरव बल्लभ ने भी पर्चा खरीदा है, लेकिन आपको बीजेपी की ओर से अधिकृत अभी इसकी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। बात परिमल नाथवानी की करें या फिर आपको विजय साई रेड्डी की करें, इन्होंने भी पर्चा खरीदा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कल 8 जून की तारीख है और विधानसभा में कौन 8 जून को नामांकन भरने पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि नामांकन जो भी भरने के लिए पहुंचेगा, अगर वो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है तो फिर उसको 10% प्रस्तावक यानी विधायक अपने साथ लाने होंगे। मान लीजिए बैद्यनाथ राम जेएमएम से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से आपको प्रत्याशी हैं आपको प्रणब झा, तो उन्हें अपने साथ 10% विधायक लाने होंगे, यानी विधानसभा की कुल क्षमता 81 है तो अपने साथ कुल 9 विधायक लाने होंगे। लेकिन जिन लोगों ने बतौर निर्दलीय अभी तक पर्चा लिया है वो भरने के लिए पहुंचते हैं तो अपने साथ उन्हें 10 विधायक लाने होंगे। सवाल है कि कल किसके साथ यहाँ विधानसभा में कौन पहुंचता है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर प्रस्तावक के तौर पर लोग यहाँ पर आते हैं, नामांकन दाखिल करते हैं, तो फिर 18 जून की जो तस्वीर होगी वो बहुत कुछ हद तक साफ होगी। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि वास्तव में जिस तरीके से पर्चा 2 से ज़्यादा लोगों ने खरीदा है, तो एक संभावना हॉर्स ट्रेडिंग की भी जताई जा रही है कि वास्तव में लोग यहाँ पर किस तरीके से वोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेएमएम से बैद्यनाथ राम का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। इसे तय ही मानिए आप, क्योंकि उनके पास ज़रूरत जो है 28 विधायकों के वोट की वो उनके पास है। कुल खेल जो है वो आपको दूसरे सीट को लेकर है कि वास्तव में उसमें चूंकि आपको अब चुनाव में जो आप देख रहे हैं कि प्रणब झा जो हैं वो कांग्रेस की ओर से आ चुके हैं, बाकायदा इसको लेकर मुलाकात का दौर भी जारी है। ऐसे में देखना यह होगा कि कल 8 जून को विधानसभा में नामांकन दाखिल करने कौन पहुंचते हैं, उनके साथ जो प्रस्तावक के तौर पर कितने लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, तस्वीर यहीं से साफ हो जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात महंगाई की होगी। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक बार फिर से बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला। राजधानी रांची में घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले अधिक कीमत चुकानी होगी। रांची में अब 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़कर 999 रुपए 50 पैसे हो गई है। इस बार सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा किया गया। इससे पहले 7 मार्च को भी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी। लगातार बढ़ रही गैस की कीमतों ने आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। 7 मार्च को भी 60 रुपए बढ़ाए गए थे, अब देखिए फिर से 29 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और ऐसे में अब आपको अगर नया सिलेंडर लेना है, अब सिलेंडर लेने अगर आप जाएंगे तो आपको 999 रुपए 50 पैसे देने होंगे। और अगली खबर राजधानी रांची से आपके सामने रख रहे हैं, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल देखने को मिला। हादसे के बाद मारपीट और तोड़फोड़ की स्थिति वहां पर बनी। दरअसल डोरंडा थाना क्षेत्र के कडरू के एजी मोड़ के पास SIS सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी से एक हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूटी और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने न सिर्फ वहां पर बवाल किया बल्कि चालक के साथ मारपीट की गई, गाड़ी को तोड़ा गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची, मोर्चा संभाला, स्थिति को नियंत्रित किया गया है। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब ये दुर्घटना वहां पर घटी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा, चालक के साथ मारपीट की गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। और वहीं बोकारो में कानून का इकबाल सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि ना तो कथित जमीन माफियाओं में न्यायालय का भय दिखता है और ना ही पुलिस प्रशासन का। ये ताजा मामला चास थाना क्षेत्र के सुभाष कोऑपरेटिव से सामने आया है, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद भी दखल दिहानी के लिए पहुंची टीम और पुलिस को बिना कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा। दरअसल 10 डिसमिल जमीन को लेकर
साल 2010 से कोर्ट में मामला चल रहा है। करीब 16 साल के बाद कोर्ट ने जमीन मालिक के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन जब कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए वहां पर कोर्ट की टीम मौके पर पहुंची तो विरोध का सामना करना पड़ा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने न सिर्फ दखल दिहानी का विरोध किया बल्कि कोर्ट की कार्रवाई में भी बाधा डाली। केस में कोर्ट का आदेश हुआ कि इसे खाली करा के इनको जो डिक्री होल्डर हैं उन्हें कब्जा दिलाना है। यहाँ कब्जा दिलाने आए हैं, यहाँ सामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से बनाया हुआ है मकान और उसकी ये होने में बाधा पहुंचा रहा है। सरकारी काम करने में पूरी तरह ये बाधा पहुंचा रहा है। मामला था कि ये हम लोग का सुभाष कोऑपरेटिव द्वारा अलॉट किया गया था 10 डिसमिल जमीन। इसमें भूमाफियों के द्वारा तंग किया गया, जानबूझ के डिस्टर्ब किया गया, मेरा बना हुआ बाउंड्री को तोड़ा गया। तो हम लोग थाना गए, पुलिस गए, मदद नहीं मिला। फिर लास्ट में हम लोग न्यायालय चले गए। न्यायालय के द्वारा केस चला लंबा। 16 साल के बाद दोनों तरफ से सब कुछ होने के बाद न्याय मिला, डिग्री मिला, फिर एक्सक्यूशन के लिए ऑर्डर हुआ जिसमें आज ये लोग सब कोई आए हैं और फिर भी अभी जो चल रहा सब आप लोग के सामने है। कोर्ट के आदेश से हम लोग को प्रतिनियुक्त किया गया यहाँ पे कि आया कि वहाँ नाजिर बाबू गए हुए हैं जमीन कब्जा करवाने के लिए। उसी विधि व्यवस्था में हम लोग आए हुए। क्या देखे, क्या हुआ? नाजिर बाबू जो हम लोग बताए हुए देखे कि फलना का जमीन है। विरोध भी हो रहा है? हाँ, विरोध कर रहे हैं। आगे क्या हो गया? आगे बोल रहे हैं हम मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और अगली खबर चाईबासा से। चाईबासा के गोइलकेरा से एक बार फिर से अवैध बालू कारोबार की तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि पुलिस प्रशासन खनन विभाग के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। एक और अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ बालू माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बेखौफ होकर अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कोयल नदी के घाटों से अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर ट्रैक्टर के जरिए गोइलकेरा बाजार होते हुए सोनुआ के ग्रामीण रास्ते से चक्रधरपुर तक इसकी ढुलाई होती है। हाल ही में खनन विभाग ने लाखों के CFT अवैध बालू जब्त कर कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। तो देखिए, कई सवाल भी उठते हैं। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध बालू कारोबार कैसे जारी है? क्या बालू माफियाओं को किसी का संरक्षण मिल रहा है? खनन विभाग की कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन क्यों नहीं रुक रहा? और रात के अंधेरे में चल रहे इस खेल में प्रशासन अनजान है या फिर मौन है? ये भी अहम सवाल है। आखिर अवैध बालू चक्रधरपुर तक कैसे पहुंच रहा है? क्या अवैध खनन रोकने के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है? और अगली खबर धनबाद से आपके सामने रख रहे हैं, जहां गोविंदपुर प्रखंड स्थित आसना गांव में पत्थर खदानों में हो रही ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ते चला जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदानों में होने वाले विस्फोट से उनके मकानों में दरारें पड़ जाती हैं और गरीब परिवारों के आशियाने खतरे में आ गए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर श्रीहरि ग्राम विकास समिति का गठन किया और गांव में आयोजित आम बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जहां सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन होता है। अध्यक्ष भी इसको लेकर बातें करते हैं। अक्षय कुमार जो कि समिति के अध्यक्ष हैं और परेश कुमार जो कि सचिव बनाए गए हैं। वहीं नंदलाल कुमार और श्याम सुंदर पांडे को निदेशक बनाया गया। दिनेश गोप और अशोक कुमार को उप निदेशक तथा दिलीप कुमार को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये श्री ग्राम विकास समिति जो है, इस ग्रामों को विकास करने के लिए हम लोग अग्रसर हुए हैं और आगे चल के ग्राम को विकास करेंगे हम लोग। और इस कमेटी कुछ समूह नहीं है, एक परिवार की तरह हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। अभी सरकार द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, जिसमें सब गरीब को लाभ नहीं मिलता है, जिसके लिए ये कमेटी हम लोग निर्माण किए हैं।
जी उसके लिए हम लोग कुछ काम करें। अनलीगल काम हम लोग नहीं चलने देंगे यहाँ पर, और इसी उद्देश्य से कमेटी का हम लोग संगठन कर रहे हैं। आगे जाके इसका हम लोग विरोध करेंगे। काम तो जिसका मतलब लीज पास है वही कर रहा है, ग्रामीण थोड़ी नहीं कर रहा है वो सब। और अगली खबर सरायकेला से, जहां ईचागढ़ की विधायक सविता महतो की पहल पर नरसिंह इस्पात कंपनी और घायल मजदूर चंपाई मांझी के बीच समझौता हो गया है। 10 लाख मुआवजा देने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि चंपाई मांझी का नरसिंह इस्पात कंपनी में काम के दौरान गंभीर रूप से जो घायल हो गए थे। हादसे के बाद कंपनी प्रबंधन और उनके परिवार के बीच बाराद्वार स्थित कार्यालय में महत्वपूर्ण समझौता हुआ। दोनों पक्षों की सहमति से कंपनी ने चंपाई मांझी को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया और इसमें से 7 लाख रुपए का चेक तत्काल सौंपा गया है, जबकि 3 लाख रुपए 1 महीने के भीतर देने का भरोसा है। नर्सिंग इस्पाते काम करतेছিলেন, तो पायर काटा হয়েছিল। तो आज पापू वर्मा आसे अंदर संगठन करें दिल, अंदर ওই संगठन है अंदर धन्यवाद सही। हम लोग के एक कर्मचारी थे चंपाई मांझी, उनका कार्य के दौरान दुर्घटना में पैर कट गया था, तो उसी के लिए जो कंपनसेशन हम लोग दिए हैं 10 लाख का हम लोग कंपनी की तरफ से दे रहे हैं, 7 लाख का चेक अभी दे रहे हैं और 3 लाख इनको 1-1.5 महीना में इनके अकाउंट में आ जाएगा। और हम लोगों ने आज इनका कार्यालय में हम लोग आज परिवार भी आज इनकी आई है, इनके रिलेटिव भी है, सारे लोग हम लोग आज बैठ के तय किया गया इनके उपस्थिति में कि इनको 10 लाख का मुआवजा, जिसमें 7 लाख का चेक आज दिया गया है और 1 से 1.5 महीना के अंदर में इनको वो 3 लाख भी मिल जाएगा। और वहीं चाईबासा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सिस्टम की सुस्ती और प्रशासनिक उदासीनता की पोल खोलती है। गुदड़ी प्रखंड और खूंटी जिले के रनिया प्रखंड को जोड़ने वाली जारा गुट्टू गांव के पास की पुलिया पिछले साल भारी बारिश में टूट गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 साल बीतने के बाद भी इसका निर्माण नहीं हो सका है। आलम यह है कि ग्रामीण और स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर बांस और लकड़ी से बनी अस्थायी चचरी पुलिया के सहारे आवागमन करना पड़ता है। छोटी गाड़ियां किसी तरीके से गुजर जाती हैं, लेकिन चौपहिया वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से ठप है। और ऐसे में क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से नाराज ग्रामीण अब जल्द समाधान की मांग उठा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 साल पहले ये पुल टूटा था, लेकिन यहां पर नए पुल का निर्माण ना हो सका। पुल बना रहा है, वो पुल टूट गया। अच्छा, आना जाना करेगा, बड़ा बड़ा सब तो आना जाना नहीं होता है, लेकिन छोटा छोटा गाड़ी सब पार होते हैं।